नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह जेके लाइन से। कई लोगों के घर में शादी होने के बाद बच्चा नहीं होता। ऐसे में लोग जो हैं कभी किसी बाबा के पास जाते हैं, कोई काले मंत्र करवा रहे हैं। जब बंगाली बाबा का नाम सुना होगा, वहाँ की मेडिसिन खाते रहते हैं। ऐसे में बच्चा जब उनके घर में नहीं होता तो वो निराश हो जाते हैं और ना जाने कई बार ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो घर में बच्चा होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों की किलकारियाँ जब घर में गूंजती हैं तो घर का जो वातावरण है वो खिलखिला उठता है और सभी आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि बच्चे घर में होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के घर में बच्चे नहीं होते हैं उनकी कितने परेशान होते हैं। कभी उनसे मुलाकात अगर आप लोग करें तो आप जानेंगे कि कितने कष्ट में हैं वो लोग। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा भगत, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और यहाँ पर इनकी क्लिनिक है इंदिरा IVF। पहले यहाँ पर जम्मू में एक क्लिनिक थी, लेकिन उसके अलावा भी लोग कई बार ऐसा होता था कि दिल्ली, लुधियाना, चंडीगढ़ में इलाज करवाने के लिए जाते थे, क्योंकि किसी भी तरह से लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में बच्चा हो। तो वो हर हथकंडा अपनाते हैं, फिर चाहे वो अपने राज्य में उनको सुविधाएं मिले या फिर किसी दूसरे राज्य में वो जाना चाहते हैं और वो जाते भी हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा है। यहाँ पर क्लिनिक इनकी 20 फ़रवरी 2020 में, यानी कि इसी साल फरवरी में ये क्लिनिक यहाँ पर ओपन हुई है और क्या क्या सुविधाएं इसमें आप लोगों को मिलेंगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीषा भगत हैं डॉक्टर। मैम, आपका स्वागत है। और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, और दूसरा, जब आपने ये क्लिनिक यहाँ पर खोली तो क्या सोच के खोला था? सबसे पहले तो हम लोग एक चेन ऑफ इनफर्टिलिटी ग्रुप हैं, जैसे इंदिरा IVF कहते हैं जी। हमारा पहला सेंटर उदयपुर से हम लोगों ने शुरुआत की थी। अब उसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, सब जगह हुई। और सब जगह जहाँ पे हम जाते थे तो पेशेंट्स का यही कहना था कि मैम हमारे अपने स्टेट में कुछ नहीं है, या मतलब आप हमारे स्टेट में क्यों कुछ ओपन नहीं करते हैं। तो इसी मुहिम को चलते हुए डायरेक्टर सर ने सोचा कि सारे कैपिटल्स में एक हमारा इंदिरा IVF का मेन सेंटर होना चाहिए। उसी के चलते हुए 20 फरवरी 2020 को हमारा यहाँ पर सेंटर की उद्घाटन हुआ। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? पहले लगभग कितनी क्लिनिक्स होंगी आपकी पूरे देश में? 89 सेंटर्स हैं टोटल हमारे पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में, और ये हमारा 87th सेंटर है। सो ये टोटल अब तक हमारे जो भी क्लिनिक है ऑल ओवर इंडिया में, और हर स्टेट कैपिटल में एक मेन सेंटर हमारा है। और डिपेंड करता है बाकी किस तरीके से प्रोफाइल है, बाकी और सेंटर्स भी धीरे धीरे करके हम लोग हर स्टेट में ओपन कर रहे हैं। ये सिर्फ आपने यहाँ हमारे जम्मू में ही खोला कि कश्मीर में भी जाके खोला है? अभी शुरुआत जम्मू से की है। जम्मू में ये हमारा मेन सेंटर है। इसके बाद हम लोग आगे कश्मीर में भी जाएंगे और आसपास भी OPDs ओपन करेंगे। बट ये पूरे स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए हमारा पहला सेंटर है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये बता दीजिए। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ से लेकर जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप अब तक IVF या ART में देखते हैं वो सब हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग पेशेंट की प्राथमिक जांच यानी कि फर्स्ट डॉक्टर कंसल्टेशन से लेकर डॉक्टर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं, वो फिर एक अल्ट्रासाउंड हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं सब कुछ। और उसके बाद जो प्लान बनता है, उसके बाद अगर आपको लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी लगती है या आपको IVF या ICSI की प्रोसीजर लगता है, वो सब आपका यहीं पर इंदिरा IVF में हमारे सेंटर पे हो जाएगा। एंड IVF की बात करें, IVF में जितने और आगे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि ICSI, स्पेशली अगर मेल फैक्टर काउंट बहुत कम हो, लेज़र असिस्टेड हैचिंग और ब्लास्टोसिस्ट कल्चर उन लोगों के लिए जिनका बार बार IVF फेल हो रहा हो या किसी कारणवश गर्भ उनको नहीं झेल रहा हो, और PGS और PGT जैसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें अगर मदर फादर में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो हम एम्ब्रियो में चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको एक हेल्दी प्रेगनेंसी मिल सके जी। तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो नॉर्मल एम्ब्रियो होता है वही मदर के यूट्रस में डालते हैं, ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहे और बच्चे में वो प्रॉब्लम्स ट्रांसमिट ना हो। ज़्यादातर जम्मू में ज़्यादातर जो बैकग्राउंड है जिनकी या तो मिडिल क्लास है या फिर गरीब हैं, बहुत कम लोग हैं जो रिच हैं और इलाज करवाने के लिए वो बाहर जा पाते हैं। ऐसे में तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर उन्हें ये सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन नॉर्मल भाषा में अगर लोगों को समझाना हो, ताकि क्योंकि जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो शायद ये हमारे लोगों को ना समझ आए, तो थोड़ा लेमन लैंग्वेज में, ताकि लोगों को समझ आए। अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने की,
तो अगर आपको शादी को 1 साल हो जाता है और हस्बैंड वाइफ कंसीव नहीं करते हैं तो आपको एक बार डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पहले आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपकी जांचें की जाएंगी। जांचों के बाद ही हम बता पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। देखिए 80% लोग तो शादी के पहले साल ही कंसीव कर जाएंगे और 1 साल देखेंगे तो उनमें से 5% और कंसीव कर जाएंगे। सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने वाली है और उनको ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। हो सकता है इनिशियल चेकअप में आप दिखाएं तो कोई इतना मेजर ना हो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो तो दवाई खा के ही आपका ट्रीटमेंट हो जाए। इसी तरीके से अगर आपको एडवांस्ड प्रॉब्लम है, यानी कि बीमारी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है नॉर्मली बच्चा कैसे गर्भ में ठहरता है, क्योंकि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स उसी तरीके से होती है। मदर हर मंथ एक एग बनाती है जो औरत की ट्यूब्स में आता है। हस्बैंड एंड वाइफ जब रिलेशंस रखते हैं तो जो आदमी का वीर्य होता है वो औरत के गर्भाशय यानी यूट्रस में आता है एंड वो भी जाके आगे चल के मदर की ट्यूब में आके बैठता है। मदर का एग हस्बैंड का स्पर्म एक बेबी बनाता है ट्यूब के अंदर और फिर वो जब 3rd डे के बाद मदर के यूट्रस में चला जाता है, 9 मंथ्स वहाँ पे रहता है और फिर बच्चा बाहर आता है। तो बीमारियां भी इसी तरीके से होती हैं। अगर आपको मासिक धर्म आना बंद हो गया है, अंडेदानी का अंडा खत्म हो गया है, आपकी ट्यूबें ब्लॉक्ड हैं, सूजी हुई हैं या ट्यूबों में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको नॉर्मल तरीके से बच्चा होने में तकलीफ आएगी और आपको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ये कारण क्या है कि लोगों में ये प्रॉब्लम होती क्यों है? अगर मैं बात करूँ ट्यूबों की, ट्यूब में अगर कई बार क्या होता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जैसे पहले का रिवाज था कि DNC कर देते हैं, ठीक है। DNC करने में प्रॉब्लम खराबी ना हो, लेकिन DNC का मतलब सफाई करना, जिसमें मदर का यूट्रस कहते हैं कि एक बार साफ कर देते हैं, हो सकता है यूट्रस में प्रॉब्लम है तो आपको बच्चा नहीं ठहर रहा है। उससे क्या होता है कि मदर को कई बार इन्फेक्शन हो जाती है, वो इन्फेक्शन चल के ट्यूब्स में जाती है और ट्यूबों को ब्लॉक कर देती है। इसी तरीके से एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है, अगर उसमें खून की गांठें बन जाती हैं अंडेदानी के अंदर, उसके कारण भी आपकी ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं। ये सभी मदर्स में होती हैं, लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती हैं। और ट्यूबरक्लोसिस वगैरह होता है, उससे भी आपकी ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं। ये तो हुआ मदर का, ठीक है। इसी तरीके से औरत का एक बहुत बड़ा किसी भी इनफर्टिलिटी का फैक्टर होता है अंडेदानी का अंडा कितना है। नॉर्मली क्या होता है, मदर का एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है ये नंबर भी कम हो जाता है और क्वालिटी ऑफ एग में भी फ़र्क आता है। तो जो एक औरत 25 साल की है और आराम से कंसीव हो पा रही है, 35 साल में वो आपका होना कम हो जाता है और 40 के बाद नेचुरल प्रेगनेंसीज बहुत रेयरली ठहरती हैं। 42 के बाद कोई भी डॉक्यूमेंटेड प्रेगनेंसीज हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, आपकी अंडेदानी का अंडा कम बन रहा है और आपका बच्चा ठहरने की क्षमता भी कम होती जा रही है। ऐसी औरतों को भी IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो हुआ कि औरत में क्या कारण है कि बच्चा नहीं ठहर रहा है। पुरुषों की बात करें, देखिए आजकल खान पीन कैसे हो गया है, स्मोकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है मेल फीमेल दोनों में। इन सब कारणों से स्पर्म के काउंट में बहुत फ़र्क आया है। जैसे नॉर्मल काउंट पहले 40 मिलियन होता था या 50 मिलियन होता था, अब वो काउंट घट के 15 मिलियन को हम लोग नॉर्मल लेते हैं। सो उससे क्या फर्टिलिटी में फ़र्क आया है। तो मेल काउंट अगर 15 मिलियन से कम है, बनावट जो स्पर्म की कहते हैं, जिसको मोर्फोलॉजी कहते हैं, अगर वो 4% से कम है और जो मोटिलिटी जिसे कहते हैं गतिशीलता, जिससे स्पर्म ट्रैवल करता है ट्यूब्स तक, वो कम है 40% से, तो मेल्स को भी बच्चा ठहरने में तकलीफ आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, उससे भी आपका स्पर्म काउंट में फ़र्क आता है। और सेकेंडली जेनेटिकली भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एजोस्पर्मिया, यानी कि बचपन से ही स्पर्म काउंट है नहीं। ऐसे मेल्स बिल्कुल हेल्दी होते हैं, क्योंकि दिमाग में ऐसा रहता है ना कि प्रॉब्लम मेल्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल हेल्दी मेल्स होते हैं, हाइट नॉर्मल होती है, बाकी सारे बॉडी के फंक्शंस नॉर्मल होते हैं, सिर्फ स्पर्म काउंट में स्पर्म 0 होते हैं। सो ऐसे लोगों को भी IVF या ICSI के थ्रू बच्चा हो सकता है। कई मतलब 0, कई तो चलो बचपन से ही उनको ये प्रॉब्लम है, लेकिन कईयों को जब वो बड़े होते हैं 20-22 साल की या 25 साल की एज में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है, और जब वो लेबॉर्ट्री में अपना टेस्ट करवाने जाते हैं तो तब उन्हें पता चलता है कि उनका स्पर्म काउंट जो है वो कम है। ऐसे में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी कोई मेडिसिन होती है? नॉर्मली अगर आपका काउंट कम है तो हम तो सबसे पहले आपका सैंपल रिपीट करते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट में बहुत वेरिएशन आती है। अगर आपको 3-4 दिन पहले बुखार रहा हो या आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो तो भी आपके काउंट में वेरिएशन आएगी। तो सबसे पहले अगर आपका काउंट कम आया है तो हम उस काउंट को रिपीट करते हैं।
रिपीट करने के बाद अगर काउंट बॉर्डर लाइन है, जैसे 10-20 मिलियन है, तो इनिशियली हम आपको 2 से 3 महीने दवाई खिलाते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट है जो दवाई खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स जो है उससे फ़र्क आता है। लेकिन अगर आपका काउंट नील है, यानी कि आपको एज़ोस्पर्मिया है, तो दवाइयों से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अननेसेसरली लोग इन लोगों को भी दवाई खिलाते रहते हैं ये सोच के कि भाई इनको बच्चा ठहर जाएगा। देखिए, अगर आपका रिपीट करने के बाद भी काउंट 0 है तो मतलब आपको एज़ोस्पर्मिया है। इन केसेस में आपको टेस्टिकुलर स्पर्म यानी कि टीसा के अलावा नॉर्मल बच्चा ठहरने का कोई चांस नहीं है। सो अननेसेसरली दवाई खा के आपको वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका काउंट बॉर्डर लाइन है तो आप दवाई वगैरह ले सकते हैं। अगर आपका वज़न बढ़ा है तो आप उसको वेट लूज़ करेंगे, उससे भी फ़र्क आएगा। और मेल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बताती हूँ। आजकल हम लोग जिम बहुत जाते हैं, है ना। जिम में जाके बॉडी बनाने का बहुत ट्रेंड है आपका। जो सप्लीमेंट्स आप लोग जिम में देते हैं ना, प्रोटीन्स, उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है। मैंने अपने सामने लोगों को ये देखा है कि जिनका काउंट नॉर्मल था, 6-7 मंथ सप्लीमेंटेशन देने के बाद काउंट पहले तो कम और फिर 0 हो गया। तो अगर आप जिम जाते हैं, जिम जाइए, जिम में कोई ख़राबी नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, बॉडी वगैरह मेंटेन कीजिए, वेट लॉस कीजिए, बट सप्लीमेंट्स मत लीजिए, क्योंकि उन सप्लीमेंट्स में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो डेफिनेटली आपके अकाउंट में फ़र्क डालता है। आजकल तो एक चलन सा बन गया है कि वो सभी लोग जो हैं, सभी अगर हम लड़कों को देखें तो वो जिम में होते हैं और सप्लीमेंट ले लेकर अपनी बॉडी बना रहे होते हैं और खुश भी होते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छी बन रही है, हम अच्छे दिख रहे हैं, लड़कियां भी फटेंगी। तो ये है उनके लिए कि उनको सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। यही आपके माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि जो ये सप्लीमेंट्स हैं ये ख़राब करते हैं। जिम में जाना कोई ख़राबी नहीं है, जिम में जाएं, बॉडी भी बनाएं, वो भी कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्स वगैरह मत लीजिए। बाकी यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं लोगों को अगर यहाँ पर आना है, रेट वगैरह क्या है, क्या जेन्युइन रेट है या नहीं है? ज़्यादा महंगा होगा तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और या तो उससे नीचे हैं, तो उनके लिए क्या रेट्स? तो देखिए, आप अगर आप कहीं बाहर भी जाएंगे तो आईवीएफ का खर्चा 1.5 लाख तक आता है, 1.5-2 लाख तक आता है। सेकेंडली आप लोग वहाँ पर जाके स्टे करते हैं, स्टे करने का भी अलग से खर्चा आता है। तो जो आईवीएफ का साइकिल आप बाहर 1.5 लाख में कर रहे हैं, वो सब कुछ जमा करके 3-3.25 लाख का आपका पड़ जाता है। और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ, ये तो नॉर्मली भी पेशेंट्स बताते हैं। आप कहीं पर भी बाहर जाएंगे, 10-15 दिन रहेंगे, अगली बार ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे तो इतना खर्चा हो जाता है। उस हिसाब से हमारा सेंटर ठीक है, हम लोग जो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रेट लगाते हैं। और अकेला रेट की बात नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो हम आपको दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। जो हम इंजेक्शंस आईवीएफ के लिए यूज़ करते हैं वो सबसे हाई क्वालिटी के रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें मिला के ही आपके सक्सेस में फ़र्क देती हैं। देखिए, अल्टीमेटली आईवीएफ का गोल ऐसा होना चाहिए कि आपका एक गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं आपको दवाई खिलाती रहूँ और साल भर बाद बोलूँ कि भाई हमसे नहीं होएगा, या मैं आप लोगों को आईवीएफ करती रहूँ और क्वालिटी अच्छी नहीं मेंटेन करूँ और 2-3 साइकिल के बाद कहूँ भाई अब आप कहीं और देखो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होना चाहिए और उससे ही आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। यही हमारा गोल है और उस हिसाब से पेशेंट्स के चार्जेस एंड रेट्स भी हमारे रीजनेबल हैं। एक मूवी आई थी गुड न्यूज़, उस गुड न्यूज़ में जो चीज़ें वहाँ पर दर्शाई गई, किसी का स्पर्म, किसी का एग, और फिर बहुत सारा परेशानी हो गई थी और डॉक्टरों ने उनको क्लियर कर दिया कि ये प्रॉब्लम हुआ, अब क्या करना है। तो इस तरह की परेशानियां भी आपकी लेबॉर्ट्रीज में हो जाती है? नहीं, पहले तो आपको मैं बताऊं, गुड न्यूज़ से सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत कॉमन है। ये इंस्टेंसेस बिल्कुल कॉमन नहीं है। सबसे पहली बात तो पहले तो हम लोग डबल विटनेसिंग करते थे, मतलब जब भी सैंपल आता था, जब तक एक बंदे का फिनिश नहीं हो जाता था तब पूरा प्रोसीजर, तब तक दूसरे बंदे का सैंपल हम लोग लैब के अंदर एंटर नहीं करते हैं। ये तो हुआ पहले। अब हमारे यहाँ पे इंदिरा में हमने स्पेशली एक नया सिस्टम लाया है जिसको आरआई कहते हैं। उसमें क्या होता है, आपका जो भी सैंपल होता है उसको हम लोग टैग कर देते हैं। जैसे हस्बैंड सीमन का सैंपल लेता है तो उसको एक इंफ्रारेड टैग लगा दिया जाता है, उसी की वाइफ को वैसा ही एक और इंफ्रारेड टैग लगा दिया जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर ये सैंपल जाएगा वो टैगिंग हमारा सिस्टम पिक करेगा। अब जैसे आपका इक्सी का प्रोसीजर होगा तो स्पर्म और एग्स यूज़ होंगे उसमें। अगर आपका स्पर्म और आपकी वाइफ का स्पर्म दोनों एक मतलब जिनका होना चाहिए नहीं होगा तो आरआई सिस्टम तभी हमें अलार्म दे देगा। सो ये मिक्सिंग तो पॉसिबल ही अब नहीं है। हम लोग तो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और हमारे पास वो टैग्स हैं। जैसे टैग्स मिलेंगे दोनों के
तभी आप आगे प्रोसीजर कर पाओगे, अदरवाइज प्रोसीजर नहीं कर पाओगे। और डबल विटनेसिंग भी हमारे साथ है, दोनों हम साथ करने वाले हैं। सो ऐसा कोई आपको हमारे साथ शिकायत नहीं मिलने वाली है। लोग इस तरह के जो दिमाग में उस मूवी की वजह से जो दिमाग में उनके बैठा है वो निकाल दें। नहीं निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, बिल्कुल बेफर्क होकर ट्रीटमेंट करवाएं। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि इधर से उधर सैम्पलिंग, वैसे भी ये एरर्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन उस रेयरेस्ट ऑफ रेयर को प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग ये अपना RI नया सिस्टम लेके आए हैं। चलिए, तो लोगों के लिए क्या संदेश है आखिरी में? सबसे पहले तो हम कहेंगे कि आप हमारे पास आइए। ये जो हमारा सेंटर है ये सिर्फ जम्मू के लोगों के लिए नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर के लिए है। पुंछ से लोग आएँ, रजौरी, रामबन, डोडा, सब तरीके के लोग यहाँ पर आएँ और अपना इलाज करवाएं। देखिए, इलाज ऐसा है ना कि दिमाग में कहीं ना कहीं धारणाएं हैं हमारी, हमें लगता है कि बाबा को दिखाएं या उसको दिखाएं। हम लोग आपको सिर्फ ये कहते हैं, इधर आके आप अपनी पहले जांच करवाएं, देखें कि आपको प्रॉब्लम क्या है और आपका किस तरीके से इलाज का ट्रीटमेंट होने वाला है, और उसके हिसाब से आपको हम बताएंगे कि आपके लिए क्या ठीक है। आपको नॉर्मल दवाई लगेगी, आपको लैप्रो लगेगा, या आपको IVF या IUI जैसी कोई भी टेक्निक लगेगी। हमारी भी एक ही कोशिश है जो आपकी कोशिश है। हम भी जानते हैं कि आपके आंगन में वो किलकारियाँ गूंजें जिसकी आप इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। यही हमारी मुहिम है कि निसंतानता को पूरे भारत से निकालना है, ना सिर्फ दिल्ली या मेट्रो जैसी बड़ी जगहों से, बल्कि छोटी जगहों से भी। और जो धारणाएं हैं उनको कम करना है, इनफर्टिलिटी के साथ एसोसिएटेड स्टिग्मास है उनको दूर करना है। अल्टीमेटली गोल तो आपका और हमारा सेम ही है। ये प्रचार तो हमें लगता है कि बचपन से ही होना चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि उनकी किस गलती की वजह से उनको आगे चलकर क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये जो बंगाली बाबा हैं, इनकी कोई दवाई जो ये देते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या कुछ है कि लोग वैसे ही बंगाली बाबा के चक्कर लगाते रहते हैं? मैं नहीं कह सकती, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको क्यों बोलूँ कि बंगाली बाबा क्या दवाई देते हैं या क्या नहीं देते। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन दूसरों का मुझे नहीं पता। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हाँ, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको कोई क्वेरीज है या आप अपना कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 7412077808। मैं एक बार वापस से रिपीट करूँगी, 7412077808। धन्यवाद मैम। हम भी चाहेंगे अपने दर्शकों से ये ज़रूर कहेंगे कि इनका नंबर भी नोट करें, और यहाँ तक जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर बताएं। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको जम्मू सिटी में खोजने में दिक्कत आएगी। डोगरा चौक के बिल्कुल पास फॉर्चून होटल के साथ में ही ये इनकी क्लिनिक है, और सैंपल वगैरह, सीमन टेस्ट वगैरह यहीं पे सब अवेलेबल। तो यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है। आपको यहाँ पर जो भी चीज़ चाहिए होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, ये आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं और वो आपको बता देंगे। बाकी आप देखते रहें JK लाइन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, JK लाइन के लिए।